आइसोमर। अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है। किसको बताता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन। ये एक्सपेरिमेंट से पता किया जाता है कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलोरीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट? पोलोरीमीटर, जहां पे सैंपल को रखा जाता है और फिर वहां से लाइट पास करने के बाद हम लाइट के डायरेक्शन को चेक करते हैं कि क्या लाइट अपना जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज किया है या नहीं किया है। अगर लाइट के डायरेक्शन चेंज हो रहे तो वहां पे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिविटी का फंडा है वो क्लियरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं? पोलोरीमीटर। पोलोरीमीटर को यूज करते हैं। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब हम पहले ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें। अब ऑप्टिकल आइसोमर एक इंस्ट्रूमेंटल फिनोमिना है। यहां पे हम ऑर्डिनरी लाइट ले लेते हैं। लाइट जो है सभी डायरेक्शन में मूव करता है। समझ में आ रहा है? यही पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, बराबर ना? अब यहां से अगर इसी लाइट को, ये जो लाइट है ये ऑर्डिनरी लाइट है, समझ में आ रहा है? इसी लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, ये प्रिज्म मान लो मैं, जो निकोल प्रिज्म के नाम पे नाम है। निकोल प्रिज्म CaCO3 से बनता है, जिसको कैल्सिक भी बोला जाता है। कैल्सिक, समझ में आ रहा है? तो निकोल प्रिज्म का बना रहेगा, निकोल प्रिज्म CaCO3 का बना रहेगा, जिसको कैल्सिक बोलते हैं। अब ये ऑर्डिनरी लाइट को इस प्रिज्म से पास करो। जब आप लाइट को इससे पास करोगे तो बाय पासिंग निकोल प्रिज्म ये ऑर्डिनरी लाइट का डायरेक्शन इस तरह से एक ही प्लेन में हो जाता है। तो इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम क्या बोल देते हैं? PPL। क्या बोलेंगे? PPL। ऑर्डिनरी लाइट इसमें कन्वर्ट हो गया PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी मॉलिक्यूल से पास किया जाए, किसी भी मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल से पास करने पे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन क्या हो जाए? चेंज। आइदर वो लेफ्ट में रिफ्लेक्ट हो जाए या राइट में रिफ्लेक्ट हो जाए, बट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ पा रहे हैं या नहीं? मॉलिक्यूल, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी मॉलिक्यूल से पास करें तो मॉलिक्यूल से पास होने के बाद ये अगर अपने डायरेक्शन को चेंज करे, यहां क्या था? प्लेन पोलराइज था। समझ में आ रहा है? ये इनका सबका जो डायरेक्शन है एक ही प्लेन में था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनके पाथ चेंज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक जो है आइदर ये राइट साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए? डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखे कोई भी डायरेक्शन में तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव माना जाए। अगर ये रिफ्लेक्शन ना हो, जैसे कि ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लूं मैं और इसको अगर मैं मॉलिक्यूल से पास कर दूं, अब ये मॉलिक्यूल से पास करने पे एक इस तरह से दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब क्या यहाँ पे इसके लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंजेस दिख रहा है? नहीं। तो लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बोलो। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये समझ में आ रहा है या नहीं? तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको शॉर्टकट में लिख सकता हूं मैं।
ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव को शॉर्टकट में OE लिखेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? कि जब उस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया जाए, तो बाय पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, if light direction are reflect either left hand side or right hand side, उसी को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। if no change in a plane polarized light, no change in a plane polarized light, अगर पीपीएम में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है? अब जब आपको कंपाउंड दिया जाएगा तो आप वहां एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, तो थ्योरेटिकली हम इसको कैसे चेक करते हैं, थ्योरेटिकली क्या क्या कंडीशंस होता है ऑप्टिकली एक्टिव का, हमें वो पढ़ना है। समझ में आ रहा है? बट जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि कब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कब नहीं। समझ में आ रहा है? तो अभी बहुत सारे कंपाउंड लिए गए ऑप्टिकली एक्टिव वाले, फिर बहुत सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले, उनको स्टडी किया गया कौन से नेचर की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सी नेचर की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसका एक थियरी बना दिया। समझ में आ रहा है? वो थियरी वाला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर? आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो ये पॉइंट है लुईस पास्चर ने बताया। अब लुईस पास्चर कौन है ये पता है? प्रेशराइजेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? जिन्होंने दिया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एंटी रेबीज वैक्सीन बनाया था, वही साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एंटी रेबीज वैक्सीन बनाया था। लुईस पास्चर ने, मतलब लुईस पास्चर जो है केमिस्ट का लड़का था, उनके फादर का केमिस्ट की दुकान थी, उनके डायगोनली अपोजिट एक ब्लैक स्मिथ लोहार का दुकान था। तो ऑन दैट टाइम जब किसी को डॉग बाइटिंग हुआ रहता था तो उनके एरिया के लोग उधर ही उनको लाते थे। कहाँ पे? वो ब्लैक स्मिथ के पास। तो बंदा क्या करता था, वो जो रेड हॉट आयरन होते थे, उस रेड हॉट आयरन को स्किन पे ऐसे ही रखता था, इससे स्किन बर्न होता था। ये सीन बहुत पेनफुल था। तो सामने अभी आपका दुकान है, आप देख रहे हो। अब लुईस पास्चर उस टाइम पे बहुत छोटे से बच्चे थे, बट वो पेन देख के हर इंसान मतलब ऐसा देखिएगा ना कि किसी के ऊपर एकदम रेड हॉट आयरन रखा जा रहा है जहां पे डॉग बाइटिंग हुआ है, तो ये सीन बहुत पेनफुल था। लुईस पास्चर ने ये डिसाइड कर लिया कि आगे जाके मुझे इसका इलाज करना है, कैसे भी करके मुझे इसके ऊपर मेडिसिन बनाना है, क्योंकि वो एक केमिस्ट का लड़का था, तो मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत तो उसको पता ही था, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, बेसिक आइडिया की बात करें। तो उसका ये फंडा क्लियर था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, इस पे जो है काम करना है और मुझे इस जो है बीमारी से आगे लेके जाना। तो उसने फर्स्ट टाइम जो है एंटी रेबीज वैक्सीन बनाया था, और जिसको फ्री फॉर्मुलेट, मतलब उस पे आज भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री बना सकती। उन्होंने पेटेंट नहीं लिया था, पेटेंट लिए होते तो करोड़पति अरबपति हो गए, पर उनको ये नहीं था। उनको क्या था कि इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलना चाहिए और सभी को मिलता। पेटेंट लेते तो कोई लिमिटेड कंपनी बनाती तो क्या होता वहां पे, फिर वो उसके प्राइस बढ़ जाते, ये सब होता। तो उन्होंने क्या कर दिया, फ्री फॉर्मूलेट, उसके फॉर्मूले को फ्री कर दिया और उन्होंने पेटेंट भी नहीं लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना उसी एरिया में एक छोटा सा लैब बना, लैब में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। उनके पास एक मर्चेंट ऑफ वाइन, जो वाइन के बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो आए, बोले कि हमारा वाइन जल्दी खराब हो जाता है। ये जो पेस्चराइजेशन प्रोसेस है जनरली वाइन के लिए बनाया जाता है, आज पूरी दुनिया मिल्क के लिए यूज करती है, समझ में आ रहा है, पर ये बनाया गया था वाइन के लिए। तो उन्होंने आके उनसे बोला कि मेरा वाइन जो है जल्दी खराब हो जाता है, इसको लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा जो है आइडियाज लाए, सोचे समझे, फिर बाद में उन्होंने मतलब एक चीज देखा कि अगर मैं इस वाइन को बॉईल कर दूं और बॉईल करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे रख दूं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये काफी दिनों तक सेम रहता है, खराब नहीं है। समझ में आ रहा है? आज सेम प्रोसेस जो है मिल्क पे यूज किया जाता है। जब मिल्क घर पे आता है तो हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, वैसे ही रख दिया तो खराब हो जाता है।
बॉईल करने के बाद रख देते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहता है। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रेशराइजेशन प्रोसेस जो है उन्होंने ही दिया था, और उन्होंने बनाया था किसके लिए? वाइन के लिए। आज पूरी दुनिया जो है इसको मिल्क पे यूज, हर कोई तो वाइन नहीं पीता। समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने ये स्टेप के बाद फर्दर स्टडी के लिए वो यूएस गए। यूएस में उन्होंने क्रिस्टल पे स्टडी किया, क्रिस्टलोग्राफी। तो लैटिस क्रिस्टल, जो क्रिस्टलोग्राफी होता है मतलब क्रिस्टल की ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि जो एक मॉलिक्यूल के ऊपर वो रिसर्च कर रहा था, तो उस मॉलिक्यूल में देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप से, सभी इंस्ट्रूमेंट से, तो कुछ उस मॉलिक्यूल के कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और कुछ पार्ट राइट हैंड साइड जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बोले कि एक ही मॉलिक्यूल में दो नेचर दिख रहा है, मतलब कुछ लेफ्ट जा रहे हैं कुछ राइट जा रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो उन्होंने क्या किया, उसी मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी करने लगे। तो फिर उनको पता चला कि ये नेचर वाले मॉलिक्यूल ये कहलाएंगे, मतलब वो राइट साइड में जाएंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो उन्होंने क्या किया, हर मॉलिक्यूल जो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है उसको अलग किया, राइट हैंड साइड वाले को अलग किया, फिर सबको अलग करके दोनों के बारे में स्टडी किया। तो फर्स्ट टाइम जो है लुईस पास्चर ने ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर डिस्कस किया था। उन्होंने ही बताया था कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होता है, क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट थियरी किसी ने दिया था ऑप्टिकल एक्टिविटी पे, लुईस पास्चर। समझ में आ रहा है? अब ये तो एक इंफॉर्मेशन था साइंटिस्ट के ऊपर, उन्होंने कैसे क्या किया क्या नहीं किया उनका पूरा समरी था। हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पे क्या ध्यान देना है वो भी बात कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वही मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल का कोई पार्ट लेफ्ट में जा रहा है कोई राइट में जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से हम पास कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो लेफ्ट में जाएगा उसको उन्होंने अलग नेम दिया, जो राइट में जाएगा उसको अलग नेम दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग एक नेम दिया गया डी आइसोमर। स्मॉल डी को बोला जाता है डेक्स्ट्रो। क्या बोला जाता है? डेक्स्ट्रो। समझ में आ रहा है? डी आइसोमर और डेक्स्ट्रो आइसोमर, डी और डेक्स्ट्रो आइसोमर। अब डी आइसोमर क्या होगा ध्यान में रखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? स्मॉल डी की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल डी नहीं है ये। प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट राइट हैंड साइड। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किधर रोटेट हो? राइट हैंड साइड, तो उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेट। समझ में आ रहा है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट राइट हैंड साइड मॉलिक्यूल या कंपाउंड नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेट। क्या बोलेंगे उसको? डेक्स्ट्रो रोटेट। ये समझ में आ रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। जब कोई मॉलिक्यूल में हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो? रोटेट राइट हैंड साइड। सो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। समझ में आ रहा है? और प्लस साइन। आप ग्लूकोज देखा है आपने मेडिकल वाले? ग्लूकोज जब आप लिखते हो, जो आपने पढ़ा हुआ उसकी बात कर रहा हूं, उसमें ना प्लस साइन लिखते हैं। वो प्लस क्या है? डी। मतलब वो क्या बता रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेट। क्या बता रहा है? डेक्स्ट्रो। तो कैपिटल डी से मीनिंग नहीं, कैपिटल डी के बाद हम ना सिंपल ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? जब आप लिखते हो डी ग्लूकोज, कैपिटल डी फिर ग्लूकोज, तो अगर आपने बुक में ध्यान से देखा रहेगा तो डी ग्लूकोज वो प्लस साइन लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेट क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेट। डेक्स्ट्रो रोटेट भी हमारे बॉडी को यूज में आता है, तो हम डी ग्लूकोज लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी और प्लस साइन, डी और प्लस। ये समझ में आ रहा है या नहीं? अब लेवो रोटेटरी क्या होता है? पहला पॉइंट था डेक्स्ट्रो, फिर लेवो
लेवोरोटेटरी या लेवो आइसोमर। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल एल। समझ में आ रहा है? लेवो को रिप्रेजेंट किया जाता है डेक्स्ट्रो लेवो, डेक्स्ट्रो लेवो। तो प्लेन पोलराइज लाइट किधर रोटेट होना चाहिए? अगर एक राइट रोटेट हो रहा है तो दूसरा किधर होना चाहिए? तो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट पीपीएल रोटेट लेफ्ट हैंड साइड known as लेवोरोटेटरी। या लेवो आइसोमर। समझ में आ रहा है? लेवोरोटेटरी और एल आइसोमर, लेवो आइसोमर। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ तक कोई डाउट है? ये ध्यान में रखें। अब ये हम देख के नहीं बता सकते क्या ये डी आइसोमर होगा या एल आइसोमर, देख के नहीं बोल सकते, ये बात हमेशा याद रखना। अब आप किसी मॉलिक्यूल को देख रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल में जब हम पीपीएल को पास करेंगे तो ये राइट साइड घूमेगा या लेफ्ट हैंड साइड? समझ में आ रहा है? इट इज एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, जो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि ये डी होगा या एल होगा। हम इतना बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, उसकी थियरी है, पर हमें ये नहीं पता चलेगा थ्योरेटिकली ये डी आइसोमर होगा या एल आइसोमर। समझ में आ रहा है? पर इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ध्यान में रखना, थ्योरेटिकली अगर रिप्रेजेंट किया है तो आप बोल सकते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल और निगेटिव साइन। फ्रुक्टोज में निगेटिव होता है, डी फ्रुक्टोज। अब डी फ्रुक्टोज लिखा जाता है, आप बोलोगे प्लस होना चाहिए, वहां कैपिटल डी है। समझ में आ रहा है? कैपिटल डी फ्रुक्टोज। तो ब्रैकेट में निगेटिव साइन ये बताता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होता है। किधर रोटेट होता है? लेफ्ट हैंड साइड। कैपिटल डी जो है वो अलग फंडा है। समझ में आ रहा है? स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है आपका डेक्स्ट्रो एंड लेवो है। क्या है? डेक्स्ट्रो एंड लेवो, जो एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई रिलेशन नहीं, कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई रिलेशन नहीं, कैपिटल एल और स्मॉल एल में भी कोई रिलेशन नहीं, ये ध्यान में रखना। अब ये अगर हम समझ लिए तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक पॉइंट पे आते हैं। कायरल क्या होता है? कायरल कार्बन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कायरल कार्बन। पहले कार्बन की बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन? जब किसी कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होंगे, ये कार्बन है, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड अटैच है, चारों बॉन्ड में 4 अलग अलग अगर ग्रुप होंगे, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। समझ में आया? नहीं आया? जब किसी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, चारों अलग होने चाहिए, 2 अलग हो गए, 2 सेम हो गए, नहीं, चारों अलग होने चाहिए। चारों अलग बताएगा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D। तो ऐसे केसेस में ये कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल। समझ में आ रहा है? उसको हम बोलेंगे कायरल। कायरल को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। किससे? स्टार से। इसको पढ़ते हम एस्ट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक कार्बन। समझ में आ रहा है? एस्ट्रिक कार्बन स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार जहां पे आए मतलब आप क्या समझेंगे? इट इज अ कायरल। क्या बोलेंगे? कायरल। नहीं समझा? तो कायरल क्या होता है समझ में आ रहा है? कायरल कार्बन क्या होता है कि जब किसी कार्बन पे, ये कायरल कार्बन की बात हो रही है, कायरल नाइट्रोजन भी होते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन पे तीनों बॉन्ड अलग अलग हो जाए तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? कायरल। मतलब किसी भी एटम पे जो जितना बॉन्ड बनाता है, अगर उस पे ग्रुप अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए? अलग अलग, तो वहां पे उसका अटैचमेंट अगर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कायरल। क्या बोलेंगे? कायरल। ये पॉइंट क्लियर है? कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप बताएंगे कि कौन कायरल है और कौन कायरल नहीं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कितने कायरल है। इसमें कोई कायरल है?
ये कार्बन देखिए और एनालिसिस करिए। नहीं समझ में आए तो ध्यान दीजिए कि H लिख दूं, Cl लिख दूं, CH2 CH3। इस कार्बन से ये पूरा ग्रुप एक बॉन्ड है, मतलब ये इथाइल है, और ये क्या है, ये यहाँ पे क्या ये चारों ग्रुप सेम है, तो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, और कायरल को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन इज ऑल्सो नोन एज, और असिमेट्रिक कार्बन क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन नहीं, असिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन असिमेट्रिक, कायरल कार्बन असिमेट्रिक, समझ में आ रहा है। और अकायरल हो गया तो अकायरल सिमेट्रिक, कायरल असिमेट्रिक और अकायरल सिमेट्रिक, समझ में आ रहा है आपको। अब कोई आपसे पूछे 2-क्लोरोब्यूटेन कायरल है या नहीं, हाँ ये कार्बन कायरल है ना। लैक्टिक एसिड, वन ऑफ द वेरी फेमस कंपाउंड इन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, बहुत फेमस है ऑप्टिकल एक्टिव में 2-क्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड, ये कॉमन नेम ध्यान में रखना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH OH COH, समझ में आ रहा है। इसका कॉमन नेम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या इसमें कोई कायरल है, हाँ ये कार्बन कायरल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये कायरल, समझ पा रहे हैं, ध्यान में रखना। चलो मैं डी ग्लूकोज की बात करूं, हाउ मेनी कायरल कार्बन इन डी ग्लूकोज, देखो जरा डी ग्लूकोज में कितने कायरल है, OH H OH OH, how to remember, OH H OH OH H OH OH, नहीं समझा। टोटल कितने कायरल, 4, कायरल कार्बन कितने हैं, 4, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना कितने कायरल है कितने नहीं है। बॉन्ड लाइन ले लूं, कितने कायरल है, 2 5 5 ये भी तो कायरल है ना, नहीं है, ये दोनों सेम है तो कायरल, ये इधर एक कायरल, ये इधर 2 3, ये तो कायरल कार्बन कितने हुए, कायरल कार्बन कितने हो गए, 4। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझा। ये CH3 और ये CH3, ये इस कार्बन पे आइडेंटिकल अटैच हो गए, तो क्या ये कायरल माना जाएगा, ये वाला कार्बन नहीं, तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं, आपको ये ध्यान में रखना। यहाँ कितने कायरल हैं, कायरल कितने हो गए, 3। सूडो कायरल, इसकी बात करें सूडो कायरल,
पर सूडो कायरल से पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले उसको समझना। ये OH है। अब यहाँ से आपसे पूछूं, मैं पहले ये एग्जांपल देख लेंगे फिर बात करूंगा सूडो का। यहाँ आपसे पूछूं कायरल कितना है, तो आप बोलेंगे A। समझ में आ रहा है? तो कायरल कितने हैं, ये कार्बन अकायरल, ये कार्बन अकायरल, तो ये कायरल हो गया। समझ में आ रहा है? ये कायरल हुआ नहीं, सॉरी, यहाँ कायरल कितना होगा, 0। क्यों 0? दोनों साइड क्या है, सेम। ये ध्यान में रखना, दोनों साइड सेम है ना, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल। क्या ये कायरल है? नहीं। तो ये ध्यान में रखना। अगर ये समझा है तो ऐसे एक और एग्जांपल, इधर OH है, इधर OH है, समझ में आ रहा है? और मैं इधर भी OH है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कितने कायरल हो गए, यहाँ 0 कैसे हो रहे हैं? ये तो अलग ही चमत्कार है। सीधा सीधा ये हाइड्रोजन है, ये पूरा ग्रुप अलग है इसके लिए। यहाँ अगर मैं कायरल की बात करूं तो N की वैल्यू 3 आएगा, मतलब कायरल कितने होंगे, 3। बट कैसे? एक कायरल जो है ना वो सूडो कायरल। क्यों सूडो होगा, ध्यान में रखिए। यहाँ दोनों अकायरल थे, तो ये भी क्या है, आइडेंटिकल अटैचमेंट है, अकायरल। यहाँ क्या होगा, इधर ही समझना है। ये ग्रुप कायरल है, ये ग्रुप भी कायरल है, बट दोनों कायरल आइडेंटिकल है। दोनों कायरल क्या है, इससे अटैच है। तो यहाँ ये और ये दोनों सेम हो गए ना, 2 बॉन्ड, तो ये क्या होना चाहिए, अकायरल, और ये क्या है, कायरल। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सूडो कायरल। क्या बोलेंगे, सूडो कायरल। तो सूडो कायरल क्या होता है, जब 2 आइडेंटिकल ग्रुप तो हो, पर वो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप कौन होने चाहिए, कायरल। क्या होने चाहिए, नहीं समझा, तो उसको क्या बोलेंगे, सूडो कायरल। ये दोनों आइडेंटिकल है, पर ये ग्रुप कौन से हैं, अकायरल। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अकायरल है, इसलिए ये भी क्या हो गया, अकायरल। ऐसा लॉजिक लगाएंगे समझने के लिए कि अगर ये जो 2 आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो अकायरल होंगे तो ये भी अकायरल होगा। और अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप कायरल है तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा। क्या होगा, कायरल। जबकि नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, इससे इसका नेम क्या रख दिया, सूडो कायरल। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? तो अब यहाँ अगर आपसे कोई पूछे सूडो कायरल कितने, तो आप बोलेंगे 1। टोटल कायरल कितने हैं, 3। अब इसको ऐसा नहीं कि काउंट नहीं करेंगे, हाउ मेनी कायरल, 3। अब यहाँ स्पेसिफिक पूछ दे कि सूडो कायरल कितने, 1। क्या ये और ये सूडो है, नहीं ना? आप समझ पा रहे हैं, यस और नो? ओपन चेन में सूडो कायरल कितने बन सकते हैं, एक ही ना? नहीं समझा? इधर बात करें, क्या होगा, टोटल कायरल कितने होंगे, 5 होंगे, और एक क्या होगा, इस 5 में एक क्या होगा, सूडो कायरल। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बट इसको समझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 3 ग्रुप है, राइट? तीनों को सेम ले लूंगा, तीनों को क्या ले लिया जाए, सेम। समझ में आ रहा है? तीनों को हमने क्या मान लिया, सेम। तीनों कायरल माने जाएंगे, जबकि देखा जाए ना तो तीनों पे आइडेंटिकल ही है, बट फिर भी तीनों क्या है, कायरल। इस पे देखा जाए तो ये भी सेम और ये वाला भी बॉन्ड सेम, ऐसे इधर। तो यहाँ पूछा जाए सूडो कायरल कितने होंगे, 3। यहाँ कितने होंगे, 3। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाउ मेनी सूडो कायरल, 3। अगर ये सूडो कायरल है तो ये भी है और ये भी है। आप समझ पा रहे हैं? ये सूडो कायरल का फंडा क्या है, पहले वो समझ लीजिए कि जब 2 कायरल कार्बन, जब 2 कायरल कार्बन किसी कार्बन से, जब 2 कायरल कार्बन आइडेंटिकल, when 2 identical chiral
कार्बन, टू आइडेंटिकल कायरल कार्बन और टू आइडेंटिकल कायरल ग्रुप अटैच टू द कार्बन, दैट कार्बन इज आल्सो नोन एज सूडो कायरल। क्या बोलेंगे? सूडो कायरल। बाइरूल नहीं होना चाहिए, बट वो कायरल है, बट वो क्या है? कायरल, इसलिए उसको क्या बोल दिया? सूडो कायरल। तो यहाँ हाउ मेनी सूडो कायरल? समझ पा रहे हैं या नहीं? सूडो कायरल कितने हो गए? 3। और कायरल भी यहाँ 3 ही माना है, ये भी कायरल है, ये भी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ध्यान में रखें। अब ये हो गया, तो आगे बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। इसकी बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कब कायरल होगा? जब ये R1, R2, R3 ये तीनों क्या हो जाए? अलग। समझ में आ रहा है? इफ R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3, तो ये नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे हम? कायरल। क्या बोलेंगे? कायरल। क्योंकि तीनों बॉन्ड अलग हो गए ना, और अगर तीनों बॉन्ड अलग हुए तो क्या कहलाएगा? ये कायरल। क्या बोलेंगे? कायरल। समझ में आ रहा है? यस सर। कायरल कौन बोल रहा था? यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। ये समझ में आ रहा है? इट इज अ कायरल। ये कायरल नाइट्रोजन। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। CH3 दिया है, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। इथाइल दिया है, प्रोपाइल दिया है। क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? नाइट्रोजन कायरल है, क्योंकि यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल तीनों अलग है। ये नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? कायरल नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है आपको? क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? देखिए सर, क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? नो। क्यों? तो ये वाले ग्रुप सेम है। समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल दिख रहा है आपको? ये क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से कायरल और कायरल पूछा जाए, कितने कायरल है, कितने कायरल नहीं है, ये पता चल गया आपको। पहले तो कायरल समझना इंपॉर्टेंट। अब कायरल के बेस्ड ऑन हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ? ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर में प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट हैंड साइड घूमेगा तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा तो क्या होगा? राइट साइड में स्मॉल डी, लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल एल। स्मॉल डी इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रो, स्मॉल एल इज आल्सो नोन एज लेम्बो। डेक्स्ट्रो एंड लेम्बो। नहीं समझा? समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट कायरल कार्बन। व्हाट इज अ कायरल कार्बन? Asymmetric carbon is a chiral carbon. Asymmetric means 4 different atom or group. A B C D equal नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर सूडो कायरल। सूडो कायरल क्या होता है कि जब कोई दो आइडेंटिकल कायरल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? सूडो कायरल। क्या बोला जाएगा? सूडो कायरल। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन कब कायरल होगा? जब नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड क्या हो? डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? कायरल नाइट्रोजन। कायरल नाइट्रोजन। इतना नोट डाउन कर लीजिए।